20 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इस मॉनसून सत्र की खास बात यह होगी कि इसमें यूसीसी बिल पारित होगा। समान नागरिक संहिता लाने की तैयारी कर रही है राजस्थान की सरकार। इससे पहले कई राज्यों में ये बिल लाया जा चुका है और अब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर राजस्थान की जनता से सुझाव मांगे हैं और इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है। प्रस्तावित जो बिल है तैयार होने के बाद विधानसभा में इस सत्र में पेश करके सरकार इसे पारित करने की कोशिश करेगी। विपक्ष की भी इस मुद्दे पर हंगामे की जोरदार तैयारी है। ऐसे में फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर सरकार ने भारी भरकम अपनी टीम तैयार की है। कितनी उसमें सफलता मिलती है और बिल को लेकर किस रूप में सरकार आगे बढ़ती है, समझने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। हमारे साथ हैं राजेंद्र भानावत जी, जो कि पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडवोकेट महेश शर्मा, जो कि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट प्रशांत पाल समाज शास्त्री हैं, और पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बीजेपी को लगता है कि ये विषय नहीं है जिस पर प्रवक्ता को भेजा जाना चाहिए, यानी बीजेपी इस विषय पर बात करने से अभी बच रही है। बचने का कारण क्या समझ में आता है पौरुष भारद्वाज? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जब-जब कहीं पर भी अपने शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार या अन्य जो लोकतांत्रिक दायित्व में विफल रहती है, तब-तब वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का जो है शगुफा एक राजनीति के बाजार में छोड़ती है कि लोग जो है उस पे चर्चाओं में उलझे रहें और जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो कहीं दब जाएँ। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान में जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फँसी, तब देखिए कभी तो ये लोग जो है ब धर्मांतरण विरोधी जो विधेयक है, कभी ये उसको लेकर के आते हैं, कभी डिस्टर्ब एरिया एक्ट को लेकर के आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो गई मीरा जी, देखिए एक परिपाटी और चल गई कि पहले कोई भी जब विधेयक लाया जाता था तो उससे पहले उस पे विमर्श होता था, विमर्श के बाद में वो विधानसभा की सिलेक्टिव कमेटी में जाता था और उसके बाद में विधानसभा के फ्लोर पे आता था। इस बार विपक्ष के द्वारा लगातार मांग करने पर उसके लिए कमेटी का गठन तो किया गया, परंतु कमेटी में देखिए आप, मैं कमेटी के सदस्य आपको भी पता है, मैं पढ़ सूची आप चाहे तो पढ़ के सुना दूं, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रसाद देसाई जी उसके अध्यक्ष हैं, शत्रुघ्न सिंह जी उसके मेंबर हैं, बसंत सिंह छापा जी उसके सदस्य हैं, रामस्वरूप अग्रवाल जी उसके सदस्य हैं, डॉक्टर सुची चौहान जी उसके सदस्य हैं और हमारे होम सेक्रेटरी भास्कर सावंत उसके सदस्य सचिव हैं। परंतु इस बिल से भविष्य में प्रभावित होने वाले वर्ग, चाहे वो हमारा जनजाति वर्ग हो, चाहे वो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो हमारा दलित वर्ग हो, जो भी इस बिल से जो भविष्य में संभावित तौर पे जो प्रभावित होंगे, उनका एक भी प्रतिनिधित्व जो है वो इस कमेटी के अंदर नहीं दिया गया। इस बात से सरकार की मंशा का स्पष्ट पता पड़ता है। दूसरी बात, सरकार ने जो लोगों के सुझाव मांगे हैं, वो सुझाव नहीं मांगे हैं, वो लोगों ने जो है सरकार को ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दे दिया कि आपको ये सवाल है हमारे और आप हाँ या ना में जवाब दो। जरूरी है कि सरकार के द्वारा पूछे गए जो सवाल हैं सिर्फ उनका हाँ या ना में जवाब दिया जाए? क्या जनता को आप लोग इतना विद्वान नहीं समझते कि आप जनता अपनी तरफ से भी आपकी बातों के अलावा 19 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ अन्य कुछ पॉइंट हो कुछ सकते हैं कि जिन पे कुछ कुछ व्यवहारिक बातें करिए पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष के प्रवक्ता हैं आप, और इससे पहले आपने भी कई मुद्दों पर जनता से सलाह सुझाव मांगे होंगे। विजन 30 का एक मैप आपने भी मुख्यमंत्री जी ने जाते जाते जनता के सामने रखा था और कहा था कि सुझाव दें मुझे, उसमें किस तरह का फॉर्मेट तैयार किया था। बहरहाल ये एक बहुत ही अव्यवहारिक सी बात मुझे समझ में आ रही है। आपको कितनी व्यवहारिक लग रही है आप और इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं अगली बार जब आपके पास आऊंगी। लेकिन राजेंद्र भानावत जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। राजेंद्र जी, सरकार के स्तर पर जिस तरह की तैयारियां यूसीसी को लेकर हो रही है, जिस तरह की कमेटी बनी गई है, उसमें जिन जिन लोगों को रखा गया है, जिस तरह के लोगों को रखा गया है, अभी तक आपके प्रशासनिक अनुभव से आपको क्या समझ में आता है कि मॉनसून सत्र में सरकार इस बिल को पारित कराने में सफल हो जाएगी अभी तक की तैयारी के लिहाज से? देखिए मीना जी, ये जो प्रश्न है यूसीसी का या समान नागरिक संहिता का, ये तो जब से देश आजाद हुआ या संविधान बना तब से एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला हुआ था कि सरकार, जो भी सरकार आएंगी इस दिशा में काम करेंगी। फंडामेंटल राइट नहीं माना इसको, लेकिन आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डाल दिया, कोई एक आर्टिकल 44 करके है तो उसमें डाला हुआ है। तो इसलिए कोशिश तो होती रही है जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, करीब 10-12 साल पहले, तब से इस बारे में, इस मांगने या इस पे काम ने जोर पकड़ा है। कुछ राज्यों ने इसमें पारित भी कर दिया है इसको, जैसे आपने बताया कई राज्यों ने कर दिया। प्रश्न ये है कि मेरे मेरे विचार से अच्छा ये होता है इसमें कि देश की पेचीदगी, राज्य की जटिलताएं देखते हुए, विविधता देखते हुए
और अलग अलग प्रकार के धर्म को मानने वाले हैं, सबकी अपने अपने शादी के नियम हैं, तलाक के नियम हैं या प्रथाएं हैं, उन सबको देखते हुए एक तरफ वो है, दूसरी तरफ संविधान कहता है समानता होनी चाहिए। तो ये दोनों, एक जेंडर जस्टिस होना चाहिए महिलाओं पुरुषों के बीच में, तो दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने वाली बात है। तो ये रंजना जी जो अभी न्यायमूर्ति हैं उनको बनाया है अध्यक्ष, लेकिन अच्छा तो ये होता है मेरी दृष्टि में कि इस पे ड्राफ्ट बन जाता कोई भी, तो एक बिल्कुल ओपन एंडेड सजेशन मांगने में कोई खास फायदा नहीं होता है। एक ड्राफ्ट बन जाता है और लोगों के सामने रख देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ये ड्राफ्ट है, इसमें क्या आपको कहना है इसके बारे में, तो शायद कहीं ज्यादा एग्जैक्टली स्पेसिफिक सजेशंस और सॉल्यूशंस लोग अपना रिकमेंड कर पाते हैं। लोग अधिकांश रूप में समस्या क्या है इसमें कि अधिकांशतः इसको देखा इस तरह से जा रहा है कि बहुसंख्यक वर्ग की तरफ से वो जो उनका जो भी कानून कायदा है वो सभी धर्मों पर लागू कर दिया जाएगा। तो समान नागरिक संहिता में तो ये होना ये चाहिए कि सबकी अच्छी बातें ली जाए और उसको मिला करके कोई ऐसी संहिता बनाई जाए जो सब पे लागू हो। तो ये इसका विरोध का मुझे लगता है कि मुख्य आधार या कारण ही ये है कि इसको एक परसेप्शन ये है, देखा इस तरह जा रहा है कि ये जो मेजॉरिटेरियन जो व्यू है, जो शुरू से सरकार कई कामों में अपना करती रही है, दिखाती भी रही है, तो वो कहीं लादने वाली बात जो होती है, थोपने वाली बात होती है, तो उसके बजाय ये अच्छा हो सकता है ये विषय केवल कानून बना के थोपने वाला नहीं, ये विषय संवाद का, डायलॉग का, आपस में चर्चा का, एक सहमति बनाने का, सर्वसम्मति बनाने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हर धर्म में कुछ तो कुछ प्रथाओं में अपनी अपनी कमियां हैं। तो अगर ये अभी भी सरकार अगर चाहे इसमें, तो इनको ड्राफ्ट डाल देना चाहिए था जिसपे विचार आमंत्रित करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता। ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा इसका कहीं सरकार ने, दूसरे राज्यों का हो सकता है लेकिन अपने यहाँ क्या बनाया जाएगा इसको नहीं डाला गया। अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, जहाँ से पारित होने का सवाल है तो पारित तो हो जाए, बहुमत अपनी संख्या के आधार पर होता है, तो पारित होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बनेगा तो पारित तो हो जाएगा, या तो इसको कोई सेलेक्ट। मुद्दा ये है कि ड्राफ्ट को लेकर सरकार क्लैरिटी कर दे जनता के सामने तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम पिछले 2.5 साल से राजस्थान में भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से हम देख रहे हैं कि विभिन्न विषयों पर जब भी इस तरह की स्पष्टता की बात आती है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आती नहीं है। तो इसमें प्रशांत जी मैं आपके पास आ रही हूँ, इसका कारण क्या समझ में आता है आपको कि सरकार जो है वो इंटेंशनली सामने चीजों को लाना नहीं चाहती है, फाइनल ड्राफ्ट विधेयक के रूप में ही जनता के सामने पेश करना चाहती है, या फिर सरकार की तैयारी ही कुछ इस तरह की है कि सरकार के हाथ में नहीं है? धन्यवाद मीना जी। आई थिंक ये जो सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं ये लगभग 79 साल अपने आजादी को हो गए, इतने साल बाद हम इस बात को कर रहे हैं। ये मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम संविधान की बात करते हैं कि सब लोग बराबर होने चाहिए, चाहे महिला हो या पुरुष हो या किसी भी धर्म के लोग हों, तो अगर हमें सिर्फ और बात ही हम अगर संविधान की नहीं मानेंगे तो ये तो कहीं ना कहीं एक गलत बात है, संविधान के साथ भी संविधान का उल्लंघन है एक तरह से। तो आज अगर ये बात आ रही है यूसीसी बिल की, तो आई थिंक इसका एक पॉजिटिव स्टोरी तो ये है, तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव साइड को अडॉप्ट करके और अपने देश में प्रोग्रेसिव माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। आपने जो सवाल पूछा कि सरकार ये क्यों नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कई बार या तो सरकारें जो है इस बात को ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हैं, लोगों से इनपुट नहीं लेना चाहती, या उनमें कहीं ना कहीं करेज की कोई कमी है। अगर करेज है तो इस बात को डिस्कस करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए, लोग डिबेट करें, इस पर अपनी बातें रखें और फिर सहमति बननी चाहिए। जैसे राजेंद्र सर ने बताया कि हमें अगर ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे तो लोग अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जहां तक हम इसको कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की बात करते हैं, तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी कभी भी होगी तो हमेशा अपोज करेगी। लेकिन अपोजिशन अगर कुछ ना कुछ अगर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं, कुछ अच्छे इनपुट्स अगर दे रहे हैं, तो उनको अडॉप्ट करके हमें नया बिल बनाना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि भाई आर्टिकल 44 ये बोलता है कि भाई हर राज्य में सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को, या पुरुष हो या महिला हो, सबको बराबर अधिकार होना चाहिए, और अगर हम उस आर्टिकल को ही फॉलो नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं संविधान की एक तरह से हम फॉलो नहीं कर रहे। तो सरकार को करेज करना चाहिए, सरकार को टाइम देना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक सब्जेक्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, ये सब हम जानते हैं, तो एक जनता के बीच में कंसेंसस तो नहीं बनेगा, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं, जो कानून को समझते हैं, वो लोग कम से कम बता सकते हैं कि ये पॉइंट हमें कवर करने चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि महिलाओं की स्थिति मैम
जो है भारत में उतनी अच्छी तो नहीं है अगर हम इसको सभी धर्मों में देखें। और क्योंकि मैं महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले लगभग 10 साल से काम कर रहा हूं और उनको व्यवसाय शुरू करके हम काम करवा रहे हैं, तो हर जगह जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं किसी भी धर्म के साथ जब हम काम करते हैं, तो हमें लगता है कि महिलाओं के साथ पक्षपात तो डेफिनेटली हो रहा है, उनको हम समान अधिकार नहीं दे रहे हैं। और अगर इस बिल को के माध्यम से उनको अगर समान अधिकार मिलते हैं, संपत्ति में अधिकार मिलता है, स्पेशली शादी वाली जो बात है उसमें अधिकार मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड है जिसके लिए हमें सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए। जी, तो महेश जी, डॉक्टर महेश शर्मा, एडवोकेट, लीगल एस्पेक्ट इसके समझाएं। उससे पहले भानावत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक बात स्पष्ट करना चाह रहा था। देखिए, आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए सीपी के समान नागरिक संहिता बनाए, लेकिन दूसरा आर्टिकल एक और है, आर्टिकल 25 जो है संविधान का, वो ये भी कहता है कि हर धर्मावलंबी को अपने धर्म की प्रथाओं और मान्यताओं को लागू करने की छूट होगी। अब प्रश्न केवल एक ही है जो कोर्ट में जाता है कई बार, क्या शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन ये भी एक एसेंशियल एलिमेंट है धर्म का या नहीं है? अगर इसको एसेंशियल एलिमेंट धर्म का माना जाएगा तब तो ये उस सेक्शन आर्टिकल 25 का अवहेलना होगी, वायलेशन होगा अगर ये लागू करते हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ जेंडर जस्टिस, इक्वालिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी इनका अगर मानेंगे तो दोनों में मैंने कहा ना, भारत की स्थिति अन्य देशों से बहुत अलग है। यहाँ पर बड़ा मल्टी डायमेंशनल टाइप की सोसाइटीज है, अलग अलग रीति रिवाज, धर्म, प्रथाएं, सब चीजें अलग अलग हैं अपने यहाँ पर कई सारी। तो इसलिए संविधान में बना तो फंडामेंटल राइट में रख लेते हैं, इसको जरूरत ही नहीं होती, वहीं तभी बना लेते हैं। तो इसलिए ये समस्या है, लेकिन समय के साथ बदलना पड़ेगा। और जिन वर्गों पर लागू करने की बात आ रही हो, जिनको ये आशंका है, उन आशंका को, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी आशंकाओं को दूर करते हुए कि ये उनके धर्म पर हमला नहीं है, ये बेसिकली एक वहां की महिलाओं को पुरुषों के बराबरी पर लाने का एक कदम है, उनके साथ संवाद होगा तो निश्चित रूप से उनका भी समर्थन मिल सकता है। लेकिन इसको आप बिल्कुल बुलडोज करेंगे तो विरोध होने की संभावना तो रहेगी, और पास तो हो जाएगा, बहुमत है तो, संख्या है तो पास तो हो जाएगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, डॉक्टर महेश शर्मा, मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुमत है तो निश्चित रूप से विधेयक पारित कराने में सरकार को दिक्कत नहीं आएगी। विपक्ष हंगामा करेगा, विपक्ष का काम है, लेकिन सत्ता पक्ष की चुप्पी बता रही है कि वो चुपचाप सिर्फ तैयारी में है कि कैसे इस बिल को लाया जाए। इस तरह की डिबेट्स में अगर सत्ता पक्ष अपने प्रवक्ताओं को भेजकर स्पष्टता करे जनता के सामने कि दरअसल वो क्या सोच रही है, और काउंटर करे, अब उन सवालों के जवाब दें जो जनता के जहन में है, जो पैनलिस्ट के जहन में है, तो शायद सरकार इसे और बेहतर स्वरूप में ला पाए। लेकिन बीजेपी का ये हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं कि जब बुनियादी मुद्दों पर जहां बात करने की जरूरत होती है वहां वो बात करने से बचती है। प्रवक्ता को नहीं भेजना इस बात का स्पष्ट संकेत है। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या समझ में आता है? देखिए मीना जी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये बताया था कि स्टेट को इस डायरेक्शन में जाना है, दैट वाज फॉर द फ्यूचर। आर्टिकल 44 ये इंडिकेट करता है कि सरकार ये कोशिश करेगी कि समान नागरिक संहिता लाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अनेकों जजमेंट आ चुके जिसमें सरकारों को कह चुके कि भाई ये जेंडर इक्वलिटी, पॉलीगैमी ये एक तरह से क्राइम है, इसे रोकना चाहिए। तो मैं इसका पॉजिटिव साइन तो ये मानता हूँ कि चलिए 78 साल बात कर रहे हैं लेकिन इसको कर रहे हैं, तो ये वेलकम स्टेप है मेरी राय में। तो दूसरा ये है कि अगर आप पॉलिटिकल लेंस से देखेंगे तो ये अपीजमेंट ज्यादा लगता है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अपीजमेंट है। मैं ये कहता हूँ कि क्रिमिनल एक्शंस में, क्रिमिनल एक्ट में दो क्वेश्चंस हैं कि मुसलमानों को या किसी कम्युनिटी को एक तरह से डिस्कार्ड करने की जो बात थ्योरी दी जा रही है, उसमें पहली बात तो ये कि मैरिज या इनहेरिटेंस पावर, ये सब इस्लाम के आवश्यक तत्व नहीं है। ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसको जबरदस्ती उत्तेजना फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये
रिलीजन के जो उसके इस्लाम प्रैक्टिस करता है, उस प्रैक्टिस करने वाले के लिए शादी करने का तरीका या इनहेरिटेंस के पावर हैं, वो सब ऐसे नहीं है। इसलिए पहला तो ये मिसलीड करते हैं, मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट ये है। दूसरा, हमारा आर्टिकल 16 कहता है कि इक्विटी बिफोर लॉ, एवरीवन इज इक्वल। जब आप क्रिमिनल लॉ में अगर चोरी होती है तो चोरी में सभी धर्मों को, सभी रिलीजन को, सब तरह को, सभी को एक ही लेंस से देखा जाता है। तो जहाँ यूनिफॉर्मिटी होगी लॉ में, इक्विटी बिफोर लॉ होगी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, और आप दूसरा ये समझिए कि ये समझाया जाता है एक धर्म के लोगों को कि ये लड़कियों के, हमारी महिलाओं के अधिकार दिलाए जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अधिकार आपको भी मिल रहे हैं। आपकी बेटी है, आपकी बहन है, उनको भी अधिकार मिल रहे हैं। तो अगर आपकी बेटी की सुखद स्थिति हो, आपकी बहन की सुखद स्थिति हो, तो इक्वल लॉ लाने में मेरे को तो लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पॉलीगेमी एक ऐसा बड़ा क्राइम है और ये केवल वन साइडेड है। ये कॉइन को दोनों तरफ नहीं चलाता। मेल को तो राइट है, फीमेल को ये राइट नहीं है। तो ये जो डिस्टॉर्टेड इस्लामिक कल्चर है, ये डिस्टॉर्टेड है। इस्लाम बहुत खूबसूरत रिलीजन है, उसमें इस तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं है। ये बाद में जितने भी हदीस वगैरह बनाए गए वो अपनी सोच के हिसाब से बनाए गए। इस्लाम तो बहुत मानवतावादी धर्म है। तो ये जो सारी चीजें हैं इस्लाम को जबरदस्ती समझ में नहीं आती। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की गई है और भारत के सभी नागरिक सिर्फ नागरिक हैं। उन्हें हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई इस तरह से क्यों बांटने की जरूरत है? अगर हम समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं तो वो इस देश के नागरिकों पर लागू हो रही है। उसमें आप हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देखने की जरूरत क्यों पड़ रही है परुष भारद्वाज जी? एग्जैक्टली। देखिए मीना जी इस बारे में जितने भी भ्रम फैले हैं मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इसमें जब यूसीसी बिल की बात आती है तो बार बार चाहे कोई इसके पक्ष में बोलने वाला हो चाहे उसके खिलाफ में बोलने वाला हो, इस्लाम धर्म को जरूर बीच में लाता है। और यही सरकार का माइलेज और यही सरकार की मंशा की लगातार इस तरह की चर्चाएं हो ताकि बहुसंख्यक वर्ग जो है वो उसमें एक उत्तेजना का प्रभाव फैले और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो बातें इस्लाम धर्म के बारे में कही जा रही है, ये सब प्रथाएं हमारे हिंदू धर्म के जो आदिवासी है वहां पे मौजूद है ना। आदिवासियों के देखिए कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के नियम हम सब लोगों से बिल्कुल हट करके हैं और हमारा जो हिंदू कोड बिल है वो उन पर लागू भी नहीं होता। अगर आप यूसीसी की बात करते हैं तो यूसीसी में आपको उनको भी लाना पड़ेगा, और अगर आप उनको नहीं लाते हैं तो फिर ये यूसीसी कैसे हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हुआ, इस बात पर भी हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। फिर ये सेलेक्टिव सिविल कोड हो गया। दूसरी बात देखिए मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म के लोग कैसे प्रभावित होंगे बताना चाहूंगा। अभी हिंदू कोड बिल के अनुसार हमारी जो हिंदू यूनाइटेड फैमिली होती है जिसको हम हिंदू संयुक्त परिवार बोलते हैं, इसको सरकार के द्वारा कई विशेष प्रावधानों में जो है टैक्स की छूट का प्रावधान है कि अगर हम लोग हमारे परिवार को एक पैन कार्ड अगर हमारे परिवार का पूरा बनवाते हैं तो हमारी जो भी परिवार की आय होती है उसको इक्वल मान करके हमें एक लंबी इनकम टैक्स की छूट का प्रावधान का हमें फायदा मिलता है। इसको आने के बाद में जो हिंदू धर्म को भी ये जो छूट मिलने वाली है ये बंद होने वाली है। दूसरी बात देखिए इसमें बार बार ये बातें कही जाती है कि साहब संविधान में ये चीज लिखी थी आर्टिकल 44 का, मुझे लगता है यहाँ पे बैठे हमारे विद्वानगण जो मुझसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी और मुझसे ज्यादा समझदार भी, उन्होंने भी 44 का किया। 44 का देखिए कि मैं इस बात को कहना चाहूंगा 44 के नाम पे बार बार भ्रम कैसे फैलता है। एक्चुअल में 44 को भी लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं। आज की जो 44 जो धारा जो संविधान का अनुच्छेद 44 है, ये जिस समय बना था उस समय ये अनुच्छेद 35 था। उस समय जब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसमें बहस होती थी तब ये इसकी संविधान सभा की 23 नवंबर 1948 को इस मामले में डिबेट हुई थी। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने देखिए इसके मामले में क्या कहा था, इट इज परफेक्टली पॉसिबल दैट द फ्यूचर पार्लियामेंट में मेक ए प्रोविजन बाय वे ऑफ पीपल गेटिंग मैरिड बाय द रूल्स ऑफ द सिविल कोड बट इट इज नॉट प्रपोज टू मेक इट कंपल्सरी। उन्होंने कहा कि ये हम भविष्य के लिए आशा करते हैं कि भविष्य की संसद या भविष्य की विधानसभा इस तरह का कानून बनाएगी, लेकिन ये जनता की इच्छा से होना चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। देखिए मीना जी एक मिनट दूसरी बात मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए ये जो बात है ये आप ही होगी। दूसरी बात, हमारे देश का सबसे बड़ी चीज जब हम कानून पे बात करते हैं तो हमारे देश का विधि आयोग,
विधि आयोग हमारे देश का 21वां विधि आयोग बना। विधि आयोग ने इस मामले में, देखिए विधि आयोग के सामने भी ये पूरा का पूरा मामला आया। विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में क्या कहा, उन्होंने कहा कि आयोग ने स्पष्ट कहा कि इस चरण पर समान नागरिक संहिता की ना तो आवश्यकता है ना ये वांछनीय है। और आयोग ने यह भी कहा कि सांस्कृतिक विविधता से समझौता नहीं किया जा सकता। एकता और असमानता, एक समानता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि देश की बहुलता खत्म हो जाए। और साथ ही साथ जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने मुद्दा उठाया कि महिलाओं के अधिकारों का, उसके बारे में भी हमारे विधि आयोग ने क्या कहा, मैं आपसे कहना चाहूंगा। विधि आयोग ने सुझाव दिया कि एक साझा कानून जो यूसीसी को थोपने के बजाय सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में मौजूद भेदभावपूर्ण प्रावधानों, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ जो है, उनको संशोधित किया जाना चाहिए। जैसे शादी की उम्र न्यूनतम 18 साल करना, तलाक की प्रक्रिया को आसान और अधिकारपूर्ण बनाना और गोद लेने के अधिकारों में लैंगिक समानता बनाना। तो ये हमारे देश का विधि आयोग इस बात को कह चुका। संविधान के जिस आर्टिकल का 44 को आधा बता करके लोगों को मिसलीड किया जाता है, वो संविधान आर्टिकल मैंने आपको पढ़ के बता दिया, और आप सब विद्वान लोग हैं, आप अपने लेवल पे सर्च कर लीजिएगा। तो मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि हमारा देश जो है विविधताओं में एकता वाला के कॉन्सेप्ट का देश है। आप सोचिए कि हमने जिन परिस्थितियों में देश का एकीकरण किया था। पुरुष भारद्वाज जी, आपकी बातों में बताएं, आप कैसे बताएं, आप ये कहना चाहते हैं। हाँ, मैं आपके पास, राजेंद्र भारावत जी, आपके पास आ रही हूँ। एक बात पुरुष भारद्वाज जी की समझ में आती है, और वो ये कि भाई इस देश में अगर समान नागरिक संहिता है या लागू करने जा रही है सरकार, तो आदिवासियों को उससे बाहर क्यों रखा जा रहा है? ये सवाल किससे है मीना जी? आपसे, राजेंद्र भानावत जी, आपसे। अच्छा, नहीं देखिए, तो सरकार रखती है बाहर, इसका मतलब स्वयं सरकारें खुद मान रही हैं कि कई वर्गों में ये लागू नहीं किया जा सकता है। ये सरकार खुद मानती है, इसीलिए जैसे इन्होंने कहा ये बहुपत्नीवाद, जैसे पॉलीगेमी है, हिमाचल प्रदेश के और भी कुछ क्षेत्रों के अंदर पॉलीएंड्री भी, हालांकि अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं होता है, लेकिन वहां बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी। कई वहां आदिवासी क्षेत्रों के अंदर कई पुरुषों के साथ महिलाओं के संबंध हुआ करते थे और लीगली वैलिड थे, मतलब पहले। तो अब ये वाला जो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमारा कोई यूनिफॉर्म बिल्कुल आप कल्पना कीजिए कोई बगीचा है, अलग अलग तरह के फूल होते हैं तो सुंदरता बढ़ती है, एक ही रंग के फूल हो जाएंगे तो सुंदरता बढ़ेगी उसके अंदर। आप इसको थोड़ा अगर कंपैरिजन करना हो ऐसे भी करके देख सकते हैं, मतलब जो एक खूबसूरती है विविधताओं की, उसको बनाए रखते हुए, हाँ जहां पर भी अन्याय हो रहा है, असमानता, उसको ठीक कर दीजिए। इस पे परसेप्शन क्या हो रहा है, प्रॉब्लम शायद ये हो रही है कि इसको ड्राफ्ट नहीं लाने के कारण, मैं फिर मैंने प्रारंभ में भी कहा था, अगर कोई ड्राफ्ट यूसीसी पेश कर देती सरकार सबके पब्लिक डोमेन में, तो हम लोग ये देख पाते हैं कि इसमें कोई एक विशेष वर्ग के जो अभी अधिकार हैं उन्हीं को आगे प्रमोट करने का कोशिश तो नहीं किया गया है। हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस का, पारसीज का, हिंदुओं का अलग अलग है। तो अगर कॉमन सिविल कोड के नाम पर एक ही धर्म विशेष के जो कोड है उसी को सब पे लागू करने की बात होगी, और तो ये मान दें ये आदर्श और बाकी सब खराब है। इसलिए ये लोगों को ये नहीं लगना चाहिए, ये हो सकता है आशंका है, लेकिन ये आशंका को दूर करने का एक तरीका जो मैंने शुरू में निवेदन किया था आपसे, कि एक ड्राफ्ट, क्या दिक्कत है सरकार को, अगर वाइडर कंसल्टेशन होगा तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। तो सरकार अभी भी चाहे तो एक ड्राफ्ट बना ले, डाल देंगे, लोग देख सके जो हमारे मन में जो यहाँ बात कर रहे हैं, शंकाएं उत्पन्न हो रही है, वो शंकाएं रहेगी नहीं बाद में, एक बार ड्राफ्ट डाल देंगे, देख लेंगे और ठीक है। और मैं पूरा समर्थक हूँ इस बात का, जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वलिटी और होना ही चाहिए, लेकिन उसको लाने का तरीका क्या होगा, हर एक के पर्सनल लॉ में अमेंड करने का होगा या सबके ऊपर एक ही चीज लागू करने का? और एक चीज होगी तो क्या सबकी अच्छी अच्छी बातें लेकर लागू कर रहे हैं, या एक ही बात को, एक ही धर्म विशेष की बात को सब पे लागू कर रहे हैं? ये प्रश्न है। अगर इतना आसान होता तो लोग अभी में नहीं कहते अभी समय नहीं आया हमारे यहाँ करने का। दिस इज अ मैटर ऑफ कंसल्टेशन, मतलब संवाद का विषय है, चर्चा का विषय है, सहमति बनाने का विषय है, सर्वसम्मति बनाने का विषय है। और तभी ये सोशल इशू, इट इज नॉट ओनली अ लीगल इशू, ये सामाजिक इशू भी है, एक थोड़ा सा धार्मिक इशू भी है, और थोड़ा इसका अपना संवैधानिक इशू तो है, लीगल और संवैधानिक तो है। तो मुझे लगता है, देखिए इसमें स्कोप तो है इम्प्रूव करने का, और क्या है सामने आएगी तो और कभी डिबेट रख सकते हैं, जब बिल आ जाए या कोई इसके विधेयक आ जाए तो कभी थोड़ा नजदीकी से देखने का मौका मिल जाएगा उसको। धन्यवाद। मीना जी, एक लाइन ऐड करना चाहूँ। मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए विभिन्न राज्यों में जो अलग अलग यूसीसी लागू किया गया है या फिर किया जाने वाला है, उनमें सब में भी आपस में देखिए कितना तगड़ा विरोधाभास है। मैं आपका ध्यान गोवा में दिलाना चाहूंगा, गोवा में भी यूसीसी लागू है। गोवा में आपको पता है कि हम एक और तो दूसरे राज्यों में बहु विवाह प्रथा को समाप्त करने की बातें कर रहे हैं, और गोवा के अंदर जो है वो हिंदू समुदाय के व्यक्ति को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, कि जैसे उसके पुत्र नहीं हुआ
या फिर एक दो परिस्थितियां हो रही है मैं उसको ढंग से नहीं पढ़ पाया, तो उसको दूसरा विवाह करने की अनुमति है। हिंदू समुदाय के व्यक्ति को अनुमति दे रखी है आपने गोवा के अंदर, और यहाँ पर आप मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को कह रहे हैं कि भाई आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो ये विरोधाभास जो देश के विभिन्न राज्यों के कानूनों में, इसको तो मिटा के बात कीजिए। और जैसा कि भानावत साहब ने कहा, ये संवाद का विषय है या आपस में सहमति बनाने का विषय है। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भी जिस आर्टिकल 44 का आज बार बार जिक्र किया जाता है, सरकार के द्वारा भी किया जाता है, जो पहले आर्टिकल 35 था, उसमें भी ये बात कही है कि उन्होंने एक आदर्श स्थिति की कल्पना की कि ऐसा होना चाहिए, परंतु ये जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, आपस में सहमति बना के आपस में संवाद कायम करके होना चाहिए। सामाजिक पक्ष जब हम इसका देखते हैं प्रशांत पॉल जी, बात ये है कि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक सभी अलग है। राजस्थान की परिस्थितियों के मुताबिक राजस्थान में बनेगा, उत्तराखंड की परिस्थितियों के मुताबिक उत्तराखंड में बनेगा, लेकिन नागरिक संहिता अलग अलग प्रदेशों की परिस्थितियों के हिसाब से वाकई में जरूरी है या फिर वो एक समान होनी चाहिए जो पौरुष जी कह रहे हैं? मीना जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं भी यही सोच रहा था, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हमें अलग अलग राज्य में करने की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए, क्यों नहीं हम इसको संसद में एक कानून बनाएं और उसको पारित करें। बट मुझे कहीं ना कहीं एक तो ये भी लगता है, क्योंकि एक इस तरह का विषय है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जैसे हम सभी इस बात को मानते हैं इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं कि कहीं ना कहीं यूसीसी की आवश्यकता तो सबको है, इस बात को सब लोग मानते हैं। अब उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, बातचीत करनी है, विपक्ष पक्ष को साथ में आना है, ये सारी चीजों पर हमें कहीं ना कहीं सहमति की आवश्यकता है। बट मानना सबको एक्सेप्टेंस है कि भाई ये संसद में पारित हो जाएगा तो पूरे देश में भी लग जाएगा, और इसकी आवश्यकता आई थिंक शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। लेकिन मुझे जो लगता है, मेरी फीलिंग्स है कि क्योंकि सरकार इतना बड़ा स्टेप पूरे देश में नहीं लेना चाहती है, जिस तरह का विरोध आ सकता है सभी विपक्ष की तरफ से, ये कहीं ना कहीं राज्यों के माध्यम से जहां इनकी स्थिति मजबूत है उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि। लेकिन जो मैंने बताया कि गोवा में ये हमारी आजादी से पहले से ही लागू है, और वहां पर भी आदिवासियां हैं, ऐसे नहीं कि वहां आदिवासी नहीं है, तो उनके लिए भी यूसीसी जो एक्ट है वो लागू है गोवा में। राजस्थान में भी आदिवासी है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, गुजरात में जहां पर ये ऑलरेडी आ चुका है। तो पिछले लगभग कुछ महीने और एक साल जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई ऐसा कोई बहुत बड़ा बवाल तो नहीं खड़ा हो गया, कोई बहुत बड़ा किसी की जिंदगी में बदलाव तो नहीं आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि शादी विवाह की जब बात है, उत्तराधिकार की बात है, डिवोर्स की बात है, इनको कहीं ना कहीं हमें जो हमारी धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो हमें फॉलो करने, पूजा की पद्धति हैं, उनसे सबसे अलग रखना चाहिए। यूसीसी में इसको हमें इंक्लूड करने में कहीं ना कहीं संकोच नहीं करना चाहिए, और भारत को धीरे धीरे राज्यों के माध्यम से अल्टीमेटली संसद में बिल लाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये फाइनल कंसोलिडेटेड बिल बनेगा। दैट्स व्हाट इज माय फीलिंग। मीना जी, इसमें इनकी बातों में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, अभी सर ने कहा कि गोवा के अंदर आदिवासी और वहां पे ये कानून लागू है, तो वहां पे ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे आदिवासियों पे भी लागू है और जो सामान्य जो गैर आदिवासी उन पे भी लागू है। परंतु उत्तराखंड में जब ये कानून बना तो वहां पे 5 आदिवासी जातियों को इस कानून से बाहर कर दिया गया। तो अगर आदिवासी बाहर ही हो गए तो फिर ये यूसीसी तो नहीं हुआ ना, यूनियन ऑफ सिविल कोड तो नहीं हुआ ना ये, तो इसकी अपने आप इसका नाम में और इसके अर्थ में विरोधाभास पैदा हो गया। जी, आई थिंक मैं एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ कि एक तो हो गया कि हम कोई काम ना करें, एक हो गया कि हम कुछ काम तो शुरुआत करें। तो कहीं ना कहीं हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, जो फाइनल कुछ इम्प्रूवमेंट है वो समय के साथ बदलेंगे, समय के साथ इम्प्रूव होंगे। जब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, आई थिंक हमें इसकी आवश्यकता है। इसमें सरकार को और विपक्ष को मिलकर एक सहमति बनानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ज्यादातर लोग जब इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं, मैं हमारे 4 लोगों के पैनल में भी ये बात देख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि पौरुष जी भी इसके खिलाफ है। पौरुष जी भी ये कह रहे हैं कि सहमति बनाने की, सुधारों की, सुझावों की जरूरत है। इसका मतलब डॉक्टर महेश शर्मा, ड्राफ्ट तैयार करके सरकार अगर सुझाव मांगती तो जैसा कि भानावत जी कह रहे हैं वो बेहतर होता। हम शुरुआत कर रहे हैं, जो डॉक्टर प्रशांत पाल जी ने कहा कि कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए। 7 दशक बाद हम यहाँ पर आए हैं कि कम से कम हम बिल लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो कमियां हैं, हम करेक्शन पहले कर लें या बाद में कर लें, मुद्दा ये है। सरकार को करेक्शन पहले कर लेना चाहिए जब सुझाव मांगे जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, बाकायदा कमेटी बनी है, वहां पे सुनवाई हो रही है। तो बेहतर नहीं होगा कि ड्राफ्ट जो है इस सुनवाई के बाद पहले जनता के सामने पेश किया जाए और उसके बाद खुले मंच पर आकर बीजेपी पूछे कि भाई इसमें और क्या करेक्शन की जरूरत है? देखिए मीना जी, इसके 2 पक्ष हैं।
सबसे पहले तो भानावत जी जो कह रहे हैं कि वो आज पब्लिक के सामने केवल ड्राफ्ट नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, किसमें सुझाव देंगे, क्या क्या उसका स्वरूप होगा, वो अगर आप पब्लिक एट लार्ज के सामने लाए, आप ये डिक्लेयर कर देना कि आप सुझाव दे दीजिए, उसके बजाय अगर ये ड्राफ्ट शेप में होता और ये पब्लिक फोरम पे आता, इसमें डिस्कशन होते, इसके प्रॉस एंड कॉन पता होते, तो वो ज्यादा अच्छा तरीका था। दूसरी बात ये है कि कस्टमरी राइट्स की बात की अभी मेरे को पैनलिस्ट ने, कस्टमरी राइट्स में भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रावेंशन में है, वो कस्टमरी राइट्स प्रिवेल नहीं करेंगे। चाइल्ड मैरिज बंद हुई ना, मैरिज की एज एक डिसाइड हुई ना, सती प्रथा बंद हुई। तो जो चीजें अगर हमारे ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट के खिलाफ है, तो नेचुरली उन सबको तो हटाना होगा। अब आपने कैसे प्रिक्लूड कर लिया कि ये हिंदू रिलीजन का कानून जो है वो मुस्लिम के ऊपर थोप दिया जाएगा? वो इसलिए कर लिया कि क्योंकि कोई ड्राफ्ट कोई शेप में मौजूद नहीं है, इसलिए ये कंफ्यूजन की जो स्थिति है कि एक ही धर्म का कानून सब धर्मों के ऊपर लागू कर दिया जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल बिल्कुल। तो मानव आपकी जी का बात से बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है, आप सबकी बात से जो बात समझ में आ रही है कि ये जो कंफ्यूजन है या ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है या ये जो भ्रम की स्थिति है, इसको दूर करने के लिए बेहतर हो सरकार ड्राफ्ट पब्लिक के सामने लाए और उसके बाद कहें ये सुझाव, इसके बाद आप इसको करेक्ट करने के लिए सुझाव दीजिए। लेकिन बीजेपी की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? मदन लाल शर्मा जी और उनकी पूरी टीम ऐसा क्यों नहीं कर रही? इस प्रश्न के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है, इस यूसीसी बिल पर इतना विरोध है, उसकी वजह ये है कि सरकार ड्राफ्ट सामने नहीं रख रही है। विपक्ष की आवाज सुनकर सरकार मैं अगर पहला राउंड की बैटिंग तो मैंने यहाँ बोल दिया ना, बोले पौरू जी आपकी बातों का लेवल वहां तक पहुंचा नहीं। तो पौरुष जी की बातों का लेवल भी वहां तक पहुंच जाएगा। बहरहाल बात यह है कुल मिलाकर कि राजस्थान की सरकार को इस बिल को लाने से, सदन में लाने से पहले जनता के बीच ड्राफ्ट लेकर आए तो शायद और बेहतर परिणाम सरकार को मिल सकते हैं, जनता का साथ मिल सकता है। न्यूज़ 24 के दर्शक क्या सोचते हैं कि अगर सदन में ये बिल लाएगी सरकार, तो उससे पहले सरकार को किस तरह से इस बिल पर आगे बढ़ना चाहिए, बिल के ड्राफ्ट पर आगे बढ़ना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए।